What is the role of the public prosecutor? So in the last video, we discussed the role of the police, and there we saw that the role of the police is to collect all the evidences and to record the statements of the witnesses, and then they form the opinion that whether all the evidences and the statements that they have recorded, whether they are kind of pointing towards that the person who is accused is guilty or not. So on the basis of that opinion, if they feel that the person who is being accused of the crime is guilty, then they file a charge sheet in the magistrate's court, and then the process starts. Then the court comes into the picture. मतलब कि जो पुलिस है वो ये डिसाइड नहीं करती कि कौन गिल्टी है, वो ये प्रूफ नहीं कर देती कि ये जो इंसान है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वही गिल्टी है, उसी ने क्राइम किया है। ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम तो सिर्फ सबूत इकट्ठा करना है, विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड करना है, और एक तरीके से वो ओपिनियन बनाती है कि भाई जो भी मैंने विटनेसेस के बयान लिए हैं, मैंने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, उनसे ये लग रहा है कि ये पर्सन गिल्टी हो सकता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं। मतलब कि अभी उन्होंने ये नहीं बोला कि यही गिल्टी है, उसने बस बोला है कि लग रहा है कि चलो देखते हैं आगे, हो सकता है यही पर्सन गिल्टी हो और हो सकता है नहीं भी हो, तो वो आगे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देते हैं। तो उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर है कोर्ट का वो स्टार्ट होता है, और जज जो है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट, कि जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है क्या वही गिल्टी है या कोई और है, राइट। तो पनिशमेंट जो देने का काम है वो पुलिस का नहीं होता, बट इट इज द वर्क ऑफ जज, राइट। तो इस तरीके से हम देख रहे थे, हमने शांति की कहानी में जितने भी मेन किरदार देखे, जो इंपॉर्टेंट रोल्स जिन्होंने प्ले किए हैं, पुलिस की बात की हमने, फिर हमने देखा कि उसमें एक जो पर्सन था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी था। तो अब हम इसका रोल देखते हैं कि इसका क्या रोल है। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। सो लास्ट चैप्टर में हमने क्रिमिनल लॉ वर्सेस सिविल लॉ पढ़ा था, मतलब कि जो क्रिमिनल लॉ होता है और सिविल लॉ होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमने पढ़ा था कि क्रिमिनल लॉ वो सारे इश्यूज से डील करता है जिनको कि क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है, मतलब कि ऐसे क्राइम जो कि एक तरीके से पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। मैंने आपको मर्डर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया है तो वो एक तरीके से पूरी सोसाइटी के लिए ही खतरा है। क्या कल वो पर्सन किसी और का मर्डर कर सकता है, राइट। अगर किसी घर में चोरी हो रही है तो पूरी सोसाइटी पे ही खतरा है, आज एक घर में चोरी हुई कल किसी और में हो सकती है, राइट। तो जिन भी इश्यूज में, जिन भी केसेस में पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा हो, दैट केस विल कम अंडर क्रिमिनल लॉ, राइट। और उसे हम क्रिमिनल ऑफेंस कहेंगे, जो कि एक तरीके से पूरी पब्लिक के खिलाफ जो है गलत है। वहीं कोई ऐसा केस हो गया जिससे कि पूरी सोसाइटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि किन्हीं दो लोगों में जमीन को लेकर जो है झगड़ा हो रहा है, अब उससे पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा, क्योंकि उन दोनों का जो है आपसी मामला है, किसी ने किसी की जमीन जो है ले ली है, तो उसको जो है क्या होगा कि कोर्ट में वो लोग जाएंगे, और अगर जो भी पर्सन गलत है उसको जो जज है वो बोल देगा कि भाई इसकी जमीन जो तुमने ली है इसको वापस कर दो, इसको इतना इतना जुर्माना दे दो। तो मतलब कि पूरी सोसाइटी के ऊपर हमें खतरा यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ऐसे केसेस जहाँ पे पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच में जो है अफेक्ट हो रहा है, उन्हीं दो लोगों पर अफेक्ट हो रहा है जो कि उस केस में इन्वॉल्व है। हमने टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उसका केस लिया था कि किस तरीके से अगर कोई टेनेंट है वो रेंट नहीं दे रहा अपने लैंडलॉर्ड को, तो उन दोनों के ही बीच की बात है, इससे पूरी सोसाइटी के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा, राइट। तो उन दोनों के बीच में जो है वो सुलह हो जाएगी, राइट। तो ऐसे केसेस किसके अंडर आएंगे, सिविल लॉ के अंडर आएंगे। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जो कि पब्लिक रॉन्ग माने जाते हैं, जो कि पूरी जनता के लिए गलत माने जाते हैं, कि उनका जो असर है वो पूरी जनता के ऊपर होने वाला है, सोसाइटी के ऊपर होने वाला है। What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole। तो ये मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा एक ऑफेंस है, ऐसा एक तरीके से गुनाह है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि जिसके साथ वो घटित हुआ है सिर्फ उसी पे उसका अफेक्ट पड़ेगा, उसी के खिलाफ वो गलत हुआ है, नहीं, ऐसा माना जाएगा कि वो पूरी सोसाइटी के लिए गलत हुआ है। जैसे कि अभी हाल ही में एक न्यूज चल रही है कि एक दिल्ली में 17 ईयर ओल्ड जो गर्ल है उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया एंड शी इज वेरी सीरियस। तो अब देखो ये जो केस है इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने अगर एसिड फेंका उस लड़की के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के साथ गलत हुआ, हम ऐसा मानेंगे कि पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है खतरा है, पूरी सोसाइटी के साथ जो है गलत हुआ है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है, राइट।
तो इस तरीके से इन केसेस को ऐसा माना जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस विक्टिम को ही अफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उस लड़की के ऊपर उसका असर नहीं हुआ है, बल्कि पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका अफेक्ट हुआ है। जैसे कि अब पूरी जो सोसाइटी है वो एक तरीके से दहल गई है, खतरे में है, वो टेंशन में है कि कल हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, वो जाएंगी, है ना। कल आज लड़कियों के साथ हो रहा है, कल कोई गुस्से में हो सकता है लड़कों के ऊपर एसिड फेंकने लगे। इस तरीके से पूरी सोसाइटी को जो है खतरा लग रहा है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि सोसाइटी के खिलाफ उस क्राइम को माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके ही खिलाफ नहीं माना जाता जिसके साथ हुआ है। Do you remember the case of the dowry death of Sudha that we read about in this previous chapter? तो लास्ट चैप्टर में हमने सुधा की स्टोरी पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से सुधा के हस्बैंड और उसकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने कैरोसिन डालकर उसके ऊपर आग लगा दी थी और उसकी वजह से सुधा की जो है जलकर मौत हो गई थी। The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state। और उसमें हमने देखा था कि जो केस था उसको हम क्या कह रहे थे, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। तो उस केस में दो पार्टीज थी, मतलब एक सुधा की फैमिली हो गई, या फिर यूं कहें जो केस एक तरीके से जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने केस उठाया था, तो एक तरीके से सुधा के साइड वाले लोग हो गए और यहाँ पे उसके हस्बैंड लक्ष्मण और उसकी मदर इन लॉ के साइड वाले जो वकील हैं वो हो गए लक्ष्मण के साइड वाले। अब सुधा का जो केस लड़ेंगे, हमें पता है केस कौन लड़ता है, वकील लड़ता है। वकील क्या करता है, अपने अपने क्लाइंट को वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है, दलीलें रखता है। तो जो वकील अब सुधा को रिप्रेजेंट करेगा, सुधा के केस को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कि सुधा का जो केस है वो स्टेट लड़ रही है, क्योंकि इस क्राइम को क्या माना जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ है। तो ऐसे क्राइम में जो कि सोसाइटी के साथ गलत हुआ है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, स्टेट। मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है, स्टेट के साथ गलत हुआ है, एक तरीके से पूरी कंट्री के साथ गलत हुआ है। और कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कंट्री के बिहाफ पे जो है कौन ये केस लड़ेगा, गवर्नमेंट लड़ेगी, स्टेट लड़ेगी। और स्टेट को अब मतलब कि अब ये सिर्फ और सिर्फ सुधा का केस नहीं रह गया, अब हम कहेंगे ये गवर्नमेंट है, ये स्टेट है, राइट। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, बट हाँ मैं उसको फिलहाल इंटरचेंजेबली जो है यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से जो हम कह रहे थे पहले सुधा का केस है, अब वो स्टेट का केस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है, पूरे स्टेट के साथ गलत हुआ है। अब इस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, वो करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब जो वकील अब स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट की तरफ से जो केस लड़ेगा उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और लक्ष्मण की तरफ से जो भी वकील केस लड़ेगा उसको हम नॉर्मल एडवोकेट कहेंगे, राइट। मतलब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये भी वकील ही है, राइट। बट क्योंकि ये स्टेट की तरफ से केस लड़ रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और आपको समझ आ गया कि स्टेट की तरफ से क्यों केस लड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसमें ये माना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सुधा के साथ गलत नहीं हुआ है बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ है। इसीलिए इसमें स्टेट सामने निकल कर आई है कि भाई हम लड़ेंगे सुधा के लिए ये केस क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है, राइट। और इसी तरीके से जो हमने शांति वाला केस देखा, जैसे कि सुधा के केस में क्या बोला गया, दैट केस वाज कॉल्ड स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। की मतलब ये केस किन दो लोगों के बीच में लड़ा जा रहा है, स्टेट के बीच में और लक्ष्मण कुमार और अदर्स के बीच में, राइट। तो ये दो पार्टीज हो गई। अब यहाँ सुधा का नाम नहीं आ रहा, देखो, राइट। तो स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शांति वाला केस है, शांति का केस क्या था कि शांति के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने थेफ्ट किया है, उसने चोरी की है, राइट। एक तरफ शांति हो गई और यहाँ दूसरी तरफ कौन थे, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे थे। अब इल्जाम ये लगा कि शांति के ऊपर कि उसने चोरी की है। अब चोरी का केस तो ऐसा हो गया जो कि पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है, राइट। इसका मतलब कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के साथ गलत नहीं हुआ, ये पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ। अब जब सोसाइटी के साथ गलत हुआ तो कौन केस लड़ेगा, स्टेट लड़ेगी। और जब स्टेट केस लड़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट वर्सेस शांति हेमब्राम। मतलब कि अब किन दो लोगों के बीच में केस हो रहा है, स्टेट के बीच में और शांति के बीच में, राइट। और इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेमब्राम हुआ है, राइट। हम कहेंगे स्टेट वर्सेस शांति हेमब्राम, क्योंकि अब तो स्टेट बीच में आ गई है कि ये तो एक ऐसा केस है जो कि सोसाइटी के खिलाफ हो रहा है, राइट। और अब इसमें जो पर्सन स्टेट के को रिप्रेजेंट करेगा, जो स्टेट के तरफ से केस लड़ेगा, उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे हमने कहानी में पढ़ा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो है मिसेस शिंदे से सवाल पूछे, वो उनको विटनेस की तरह लाए, है ना। अपनी पूरी स्टोरी में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि शांति की तरफ से कौन थी, मिसेस रॉय थी।
और हमने उनको क्या कहा था, वो एडवोकेट कमला रॉय हैं, उनको हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं कहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम उसको कहेंगे जो स्टेट की तरफ से लड़। अब क्योंकि जो एडवोकेट कमला रॉय हैं वो शांति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि एक तरीके से एक्यूज्ड है, तो उसको हम कह रहे हैं एडवोकेट कमला रॉय, राइट। तो इस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोर्ट में जब ऐसा कोई केस होता है जो कि सोसाइटी के खिलाफ समझा जाता है, तो फिर स्टेट जो है वो केस लड़ती है, और स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, जो भी वकील स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा उस वकील को हम क्या कह देंगे जी, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. A public जो प्रोसिक्यूटर है उसका रोल कब शुरू होता है, जब पुलिस ने सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर चुकी होती है और उसने कोर्ट में अपनी चार्ज शीट जो है वो फाइल कर चुकी होती है, तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो काम है वो शुरू होता है। He or she has no role to play in the investigation. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका काम है स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, स्टेट की तरफ से दलीलें देना। उसका काम ये नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीकात करे, उसका काम ये नहीं है, राइट। ये काम तो पुलिस का है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अब जो प्रोसिक्यूटर है उसको हम कह रहे हैं कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो अच्छे से जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करे। As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present the full and material facts, witnesses, and evidence before the court to enable the court to decide the case. अब क्योंकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो एक कोर्ट का ऑफिसर है, राइट, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे फैक्ट्स, विटनेसेस और एविडेंस को, मतलब फैक्ट एक तरीके से जो भी सच्चाई है, विटनेसेस जो भी गवाह हैं, एविडेंसेस जो भी सबूत हैं, इन सभी को वो इम्पार्शियली कोर्ट के सामने रखे और पूरे तरीके से रखे। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा जो है सबूत दिया, आधा नहीं दिया। और इम्पार्शियली मतलब एक तरीके से आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी एक पार्टी की तरफ झुका हुआ नहीं है, राइट। इम्पार्शियल मतलब जैसे घर में होता है ना कि मम्मी अगर एक भाई को ज्यादा प्यार करने लगती है तो दूसरा बोलता है कि आप पार्शियलिटी कर रही हो, आप उसको ज्यादा प्यार कर रही हो। तो इम्पार्शियल कब होगा, जब मम्मी दोनों को इक्वली प्यार करेगी, राइट। तो उस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इम्पार्शियली होकर काम करे, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा है वो सच में गिल्टी हो। अब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो किसके खिलाफ दलीलें देगा, शांति के खिलाफ, बट उसको इसको इम्पार्शियली काम करना है। वो पहले से ये सोच के नहीं चल सकता कि शांति तो गिल्टी है ही है, इसी ने जो है गुनाह किया है, राइट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम है वो इस तरीके से पूरे केस को लेकर चले कि ऐसा ना लगे कि वो मिस्टर और मिसेस शिंदे या फिर जो जिस पार्टी के से वो लड़ रहा है उसी की तरफ झुकी हुई है। वो ये सोच के चले कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गिल्टी ही हो, सच्चाई जो है वो होनी चाहिए, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इम्पार्शियलिटी। तो इस तरीके से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे अपना काम करना चाहिए। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कौन होता है, उसका क्या रोल होता है।